बिहार जो कभी ज्ञान की भूमि थी, आज शिक्षा की मंडी बनकर रह गया है और अब शिक्षा की मंडी जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी है। जिन संस्थानों पर छात्रों के भविष्य को संभालने की जिम्मेदारी थी, वहां गोलियां चलती हैं, ईंट पत्थर फेंके जाते हैं, एफआईआर होती है। शिक्षक या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर अदालत के रहम पर रिहा। मतलब पटना में कोचिंग वॉर हो रही है और इस कोचिंग वॉर में खूनी खेल भी शुरू हो चुका है, जिसने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। जेल से निकलते ही हाईकोर्ट पहुंचे ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को बेउर जेल से जमानत तो मिल गई, लेकिन यह बेल उन पर बहुत भारी पड़ी है। नेपाल में रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत हो चुकी है। जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद ने सीधे पटना हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने सीधे तौर पर फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक रमाशंकर प्रसाद पर अपने भाई की हत्या करवाने का संगीन आरोप लगाया और केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर सीबीआई जांच की मांग की है। प्रिंस यादव कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान की कोचिंग पर हुए हमले के आरोपी थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे थे। उनका शव कल नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। हालांकि इस पूरे मामले में फैजल खान ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने प्रिंस यादव की मौत पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताई। फैजल खान का कहना है कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के शामिल होने का शक है, इसीलिए उनकी पूरी और निष्पक्ष हाई लेवल जांच होनी चाहिए। यह मामला अब सिर्फ दो कोचिंग संचालकों के बीच सीधे सीधे वॉर यानी लड़ाई का नहीं रहा, बल्कि इसमें सियासत भी खूब गर्मा रही है। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने सरकार से मांग की है कि खान सर के कोचिंग संस्थान और उनसे जुड़े हुए अन्य प्रतिष्ठानों की गहन जांच हो। यही नहीं, उन्होंने कम समय में अर्जित की गई संपत्तियों के स्रोतों की भी जांच करने की बात कही। दूसरी तरफ ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने सरकार की तरफ से बयान देते हुए कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सियासत एक तरफ, आरोप प्रत्यारोप दूसरी तरफ, शक संदेह और सवाल तीसरी तरफ। आज हम इस मंच पर किसी का फैसला करने नहीं बैठे, लेकिन न्याय के लिए सवाल पूछना बेहद जरूरी है। सवाल है कि क्या पटना का कोचिंग हब अब छात्रों के भविष्य से ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बन चुका है? प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत के पीछे की असली हकीकत क्या है? यह आत्महत्या है, हादसा है या फिर एक सोची समझी साजिश? और क्या बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन इन कोचिंग माफियाओं और उनके पीछे के बड़े सिंडिकेट पर कड़ा प्रहार कर पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 14 जून को नेपाल के एक होटल में भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को कोर्ट से बेल मिली और जेल से छूटते ही उन्होंने फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक रमाशंकर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि उनके भाई की मौत नहीं हुई बल्कि हत्या की गई है और उनकी हत्या की भी साजिश रची जा रही है। हमला करने की भी कोशिश की हमारे ऊपर, हमारी हत्या की पूरी साजिश रची गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि फैजल खान ने विद्वेष की भावना से उन्हें फंसाने के लिए साजिश रची है। फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि रोशन आनंद सुबह में 8:30 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक मैसेज कर पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है। इधर खान सर ने प्रिंस खान की मौत पर परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है। साथ ही किसी तीसरे के शामिल होने की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। एकदम दिल दहल गया। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है? भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
खान जीएस कोचिंग सेंटर पर हुई गोलीबारी की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि अब नेपाल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। नेपाल पुलिस का कहना है कि प्रिंस एपिलेप्सी की दवा का सेवन करता था, उसके रूम से ये दवा बरामद भी हुई है, जबकि रोशन आनंद ने अपने भाई की साजिशन हत्या की आशंका जताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या बिहार में शुरू हुआ कोचिंग माफियाओं का खूनी खेल? जिस तरह से प्रिंस यादव का शव मिला है, संदिग्ध मौत हुई है, सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में शुरू हुआ है कोचिंग माफियाओं का खूनी खेल? प्रिंस की नेपाल में मौत का असली विलेन कौन है? फैजल खान पर लगे आरोप साजिश या फिर रंजिश? क्या शिक्षा के बड़े मंदिर अब जुर्म के अड्डे हैं? क्या फैजल खान की अकूत संपत्ति की जांच होगी? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। आज इस डिबेट में मेरे साथ बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, इसके अलावा जेडीयू से अकबर अली जी जुड़ रहे हैं, विपक्ष से आरजेडी से अजय यादव और कांग्रेस से शिशिर कौंडले जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के लाल जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल कुंतल कृष्ण जी आपसे, प्रिंस यादव की मौत हो गई, नेपाल में मौत हुई है, भाई आज बाहर आए हैं, जमानत पर बेल पर बाहर आए हैं और आरोप सीधे फैजल खान पर लगा है, फैजल खान पर गंभीर आरोप, साथ ही रमाशंकर पर। संतोष जी, सबसे पहले तो जो मृतक हैं उनके और उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सब जानते हैं कि एक विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा राजधानी गरमाई हुई है और उसी विषय से संबंधित एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है नेपाल में। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मृतक हैं किसी केस के सिलसिले में पुलिस पूछताछ के लिए उनसे उनकी तलाश भी कर रही थी और जानकारी मिली कि देश से बाहर नेपाल के एक होटल में उनका शव पाया केस में नहीं, फैजल खान की कोचिंग पर हमला परिवार हुआ, के लोगों ने में उन्हें आरोपी बनाया गया, उनके भाई को जेल में डाला गया और उनकी तलाश की जा रही थी। हालांकि उस मामले में फैजल खान भी आरोपी बनाए गए थे और फैजल खान कोर्ट पहुंचे, जमानत ले ली। जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें फैजल खान नाम के एक व्यक्ति कोर्ट में गए थे। उन्होंने एफआईआर क्वैश करने की एक याचिका लगाई थी, जिसपे कोर्ट ने अभी कुछ दिनों के लिए उनके ऊपर नो कोअर्सिव एक्शन की बात कही है और नोटिस जारी किया है, जो कि एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। अभी जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, नेपाल में जो मौत हुई है, परिवार ने कुछ लोगों के ऊपर आशंका जताई है कि ये लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं। रोशन आनंद, जो कि मृतक के भाई हैं, उन्होंने आज ही, मैं सुन रहा था मीडिया पे, कुछ लोगों का नाम लेकर के आशंका जताई है कि ये लोग उनके भाई की संदिग्ध मौत में शामिल हो सकते हैं। आप निश्चिंत रहें। पहले तो आप अपने रिपोर्ट में आपने जो बात कहा कि कोचिंग माफिया, बिहार में अब किसी तरीके के किसी माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। हमने बारंबार यह कहा है कि कोई भी माफिया या तो माफियाइज्म छोड़ दे या बिहार छोड़ दे, वरना उसके साथ क्या करना है यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इस केस में भी अगर हम इसे एक संदिग्ध मौत की तरह देखें तो आप निश्चिंत रहें, बिहार की पुलिस अपना काम शुरू कर चुकी है और इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसमें अगर किसी के ऊपर भी उंगली उठती है, चाहे उसका रसूख कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कुंतल जी, बिहार पुलिस पर विश्वास कैसे करें? 2 दिन तक फैजल खान को ढूंढती रही बिहार पुलिस। फैजल खान 2 दिन तक शकमा देते रहे। फैजल खान के अनुसार वो अपनी कोचिंग में थे, वीडियो बनाकर डालते रहे, लेकिन संतोष जी, फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। संतोष जी, बिहार पुलिस उसी दिन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। संतोष जी, मेरी बात तो सुन लें आप। ये वही बिहार पुलिस है जो 24 घंटे के अंदर अपराधी को या तो पकड़ लेती है, या अगर अपराधी भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली लग जाती है। वो अपराधी की किस्मत है कि गोली कहां लगे।
इसीलिए अगर किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए मैं संदेश दे रहा हूं, बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। अगर आपको लगता है कि आप निर्दोष हैं तो बिहार की पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। लॉ एंड ऑर्डर से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। इस केस में अगर हम इस केस को एक आपराधिक मुकाबले की तरह देखते हैं, अगर इस केस को हम एक आपराधिक घटना की तरह देखते हैं, तो कोई भी संदिग्ध हो, चाहे कितना भी बड़ा अपने आप को रसूखदार समझते हो, वो बचेंगे नहीं। अगर किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो कार्रवाई होगी ही होगी, निश्चिंत रहें आप। एजिया जी मुस्कुरा रही हैं। एजिया जी, दो बातें उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, आपकी मुस्कुराहट की वजह भी जानूंगा और दो बातें ऐड कर रहा हूं। खान सर इस पूरे मामले को पुलिस के पास तक लेकर जाते हैं। 2 तारीख की दरमियानी रात 10:10 पर उनकी कोचिंग पर हमला होता है। वो एफआईआर दर्ज कराते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। 4 तारीख को एक वीडियो आता है, उससे पहले वो बिहार पुलिस की बहुत तारीफ कर चुके होते हैं। नतीजा ये होता है 6 तारीख से 9 तारीख तक बिहार पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती। 3 तारीख को वो तारीफ कर चुके हैं, 6 से 9 तारीख तक बिहार पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती, वो सीधे कोर्ट पहुंचते हैं। 20 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। अब सवाल मेरा यह है कि जहां एक तरफ कुंतल कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि जो आदमी भागने की कोशिश करेगा कि उसकी किस्मत गोली कहां लगे, 3 दिन तो मिले थे और अब पूरे मामले में फिर आरोप ये लग रहे हैं कि प्रिंस यादव की जो मौत हुई है नेपाल में, उनके भाई आरोप ये लगा रहे हैं कि मुझे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था, उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही थी, हिरासत के बाद वो अचानक से गायब हो गए, 2-3 दिन तक मिले नहीं और अब जी ये पूरा हत्या हो गई। संतोष जी, कुंतल जी की बातों को सुनकर मुझे बहुत सुकून हो रहा था कि माफिया जो है वो बचेंगे नहीं, वो पकड़े जाएंगे। जैसे शराब माफिया, भू माफिया, सभी माफिया पकड़े जा रहे हैं। लगातार हेडलाइंस बन रहा है हर चैनल पे, कोचिंग माफिया भी पकड़े जाएंगे। बहुत सुकून मिला कुंतल जी कि चलिए एक सुधार होगा, क्योंकि 20 सालों में तो माफियाओं का ही राज हो गया है। और अगर कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो इन 20 सालों में 6000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स बिहार में हो गए और पटना में ही 2000 से ऊपर कोचिंग सेंटर्स हैं। तो इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं 20 साल से। इतनी अच्छी डबल इंजन की सरकार, कुंतल जी के शब्दों में, विकास पुरुषों की जो माफियाओं को, क्रिमिनल्स को पकड़े रहेंगे, वो बता पाएंगे कितने सारे कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं, क्लासरूम्स जो पैरामीटर्स है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इन 20 सालों में सरकार इन चीजों पे काम ही नहीं की। और आज जब मर्डर होता है, आज जब कोचिंग सेंटर्स का एपिसोड होता है, ये कोचिंग इंडस्ट्री जो फ्लरिश कर रहा है, तो सरकार की नींद खुलती है और वो बोलते हैं कि रेगुलेशंस आएगा, ये आएगा, वो आएगा। इन 20 सालों में क्यों नहीं? आपने माफिया बना दिया, कोचिंग को इंडस्ट्री बना दिया और अब तो गोली बारूद बंदूक चल रही है। और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, एक तार कोचिंग सेंटर से भी जुड़ा हुआ, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ कितना बड़ा मजाक, कितना बड़ा खिलवाड़। अभी कुंतन जी बोल रहे थे कि पकड़े जाएंगे, सरकार और पुलिस किसी को नहीं बचाएगी, यानी कि जो पकड़े नहीं गए क्या आप उन्हें बचा रहे? यही ना एक नीट एस्पिरेंट थी जो कोचिंग जाती थी, जिनको हत्या करके सुसाइड का रूप दिया गया, कहाँ कोई पकड़े गए? किसको बचा रही है सरकार, किसको बचा रही है प्रशासन? कहने को तो इतने हजार कैमरे हैं, लेकिन कहाँ कोई पकड़ गए कुंतल जी? लेकिन फिर भी चलिए, आप बोल रहे हैं तो हम लोग को शायद विश्वास करना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार क्या प्रवक्ता है कि ये लोग नीट एस्पिरेंट वाले भी पकड़े जाएंगे और यहाँ पे भी असल क्या मामला है वो सामने आए, जो इसमें इन्वॉल्व है पकड़े जाए। और कोचिंग सेंटर्स पे जरूर रेगुलेशंस होना चाहिए, नियम होना चाहिए, ताकि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो कुंतल जी 30 सेकंड में रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद मैं शिशिर कौंडिल जी की तरफ जाऊंगा। संतोष जी, आपने जो बातें कही अपनी रिपोर्ट में, मैं आपको एक फैक्ट और ऐड कर देना चाहता हूं कि 4 जून को फैजल खान पे एफआईआर हो गई थी, 4 जून को। अब चूंकि वो न्यायालय की शरण में चले गए और न्यायालय ने एफआईआर हुई तभी तो वो हिरासत में 4 जून को एफआईआर हो गई थी। 3 तारीख को उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, बिहार में पुलिस काम कर रही है तो कर रही है। 4 तारीख को एफआईआर हो गई थी और चूंकि न्यायालय की तरफ से उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, इसीलिए पुलिस अपनी गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं कर रही है। न्यायालय का निर्देश है इसलिए। और 6500 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बिहार में रजिस्टर्ड है बहन एजा जी। 2011 में ही
बिहार सरकार ने बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट को यहां पे हम लोग ले आए थे, रेगुलेशंस, और इनको 2011 का एक्ट जो है उसका काम ही यही था कि कोचिंग संस्थान के ऊपर निगाह रखी जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है ना, अभी डिबेट थोड़ा आगे बढ़ने दे, अगर मुझे आप थोड़ा समय देंगे तो मैं वो भी बता दूंगा। बिहार में हम शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देंगे, शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देंगे। हमारे अपने शिक्षक, हमारे अपने गुरुजन इस लायक हैं कि क्लास में पढ़ाई होगी, उसके बाद हमारे नौनिहाल स्वाध्याय ही मतलब करेंगे। कह रहे हैं कि जितनी भी शिक्षण के समय में, टीचिंग टाइम में, कोचिंग नहीं चलेगी। कोचिंग टाइम में, टीचिंग टाइम में कोचिंग नहीं चलेगी। कोचिंग रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलेगी। और हम अपने शिक्षण संस्थानों को, हम अपने स्कूल्स को, हम अपने कॉलेजेस को इतना मजबूत करने जा रहे हैं कि किसी भी छात्र को कोचिंग की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। ये स्कूल वाले छात्र हम अपने आप को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। कुंतल जी, ये स्कूल वाले छात्र नहीं है जो कोचिंग पढ़ने आ रहे हैं, ये स्कूल का सिलेबस पढ़ने नहीं आ रहे हैं। मैं कॉलेजेस के भी छात्र की बात कर रहा हूं, मैं कॉलेजेस के छात्र की भी बात कर रहा हूं, मैं कॉलेजेस और एग्जाम एस्पिरेंट्स की भी बात कर रहा हूं हुजूर। ठीक, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यहां पे ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय के एग्जाम से लेकर के आईएएस तक की कोचिंग एक ही रूफ के अंदर कहते हैं कि हम एक छत के अंदर हर तरह की कोचिंग दे देंगे। ठीक, मैं शिशिर कौंडिल जी की तरफ जा रहा हूं। व्यापार नहीं बनने देंगे हम। डेटा मेरे पास भी है, मेरे पास डेटा है। ऐसी बैंकिंग, रेलवे कर्मचारी, जो रेलवे की तैयारियां होती हैं वो पटना में 42 से 45% छात्र करते हैं, और यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी 15 से 16% छात्र करते हैं। आईआईटी, जेई और नीट की, यानी कि डॉक्टर की और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है वो 15 से 18% छात्र करते हैं। कैट, सीएलएटी, जनरल 1, इनकी तैयारी बचे हुए छात्र करते हैं, और तकरीबन 5 लाख छात्र पटना में हर साल कोचिंग करते हैं। अब कुंतल जी ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि कोचिंग माफिया पनप ही ना पाए, फिर इस तरह का जो कारोबार 5 लाख और जो 5 करोड़ सालाना यहां से पैसा पैदा होता है, 5 करोड़ की तो ये लड़ाई है सब, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसका मतलब फिर एक बड़ा कदम होगा सरकार का ये तो। नहीं, बिल्कुल 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 आप सही नहीं, आप सही कह रहे हैं। बेसिकली सरकार का क्या कदम होगा उसको समझ लीजिए। उसमें बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपके द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, उसके बाद भी जो बिहार का स्पेसिफिक आंकड़ा है उसको समझ लीजिए जरा। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे वो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा संस्कृत में श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता, में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन कोई शिक्षक बिहार का और रेड कारपेट पर अपने साथ बंदूकधारी और बाउंसर्स को लेकर के चलता है, वो टीचर है या गैंगस्टर है, मुझे ये समझ में नहीं आया। वीडियो वायरल है उसका। दूसरी बात में और देखिए, बिहार क्या है ना संतोष जी, तिजारत की धरती नहीं रही है। जितने कोचिंग संस्थान यहां चल रहे हैं तिजारत कर रहे हैं। बिहार हमेशा ज्ञान और मोक्ष की धरती रही है। आपको पता है, आप जब आंकड़े उठा करके देखेंगे तो 1985 से पहले सरकार ने बिहार में कोई भी स्कूल और कॉलेजेस नए नहीं बनाए थे। और जानते हैं, ऐसा तो नहीं था कि वहां व्यवस्था नहीं थी। यहां पे स्कूल कॉलेजेस हर एक गांव में चल रहे थे, और बाकायदा समाज का इन्वॉल्वमेंट था। वहां समाज कमिटी बना करके और स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता था। समाज जो है विदाउट रिजर्वेशन टीचर्स की नियुक्ति करता था, और समाज ही विदाउट रिजर्वेशन बच्चों को पढ़ने की इजाजत देता था। यह व्यवस्था 1985 तक चली। 1983 के बाद ऑलमोस्ट मैं समझता हूं 1983 तक चली। 1983 के बाद बिहार सरकार ने कॉलेजेस और स्कूल्स को जो है कॉन्स्टिट्यूट करना शुरू किया। संतोष जी जानते हैं समाज कितना जो है वो मतलब उदार था। समाज ने तमाम खड़े किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार के गोद में रख दिया कि यह ले अपनी लकुट कमलिया, यह ले अपनी सोटी, क्योंकि समाज को यह पता था कि शिक्षा जो है वो गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, गवर्नमेंट
उसके लिए काम करेगी शिक्षा और स्वास्थ्य पे, तो समाज ने गवर्नमेंट को इस हिसाब से सपोर्ट किया। आज क्या हो रहा है, एक फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट यहां पे चलता है, कुछ गार्जियंस आए, शिकायत किया कि जो है वो वहां पे जब फी वगैरह के रिगार्डिंग कोई बात हुई तो बच्चे के गार्जियन को धमकी दी गई फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट की ओर से कि हमारा जो है लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। किसी के यहां रिजल्ट को लेकर के प्रतिस्पर्धा है, 19,000 की वैकेंसी है और कोई क्लेम कर रहा है 12,000 अपने यहां से और कोई क्लेम कर रहा है 11,000 अपने यहां से। अब 12, 11, 23 हो गया, ये बाकी के आंकड़े कहां से आ गए? और दुर्भाग्य इस बात का कि कोई और नहीं क्लेम कर रहा है जी, ये ज्ञान बिंदु वाले हम ऐसा करेंगे, ग्लोबल स्टडीज यही क्लेम कर रहे हैं, इन्हीं की लड़ाई है ये। नहीं, मैं आप शायद नाम लेने से बच रहे हैं, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, लड़ाई इन्हीं की है। हाँ, वही मैं बता रहा हूं। और नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बच रहा हूं। और मैं तो कहता हूं, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया संतोष जी कि हमारे पास उसके लिए कोई स्पेसिफिक नीति नहीं है जिससे कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट किया जाए। यह स्टेटमेंट शिक्षा मंत्री का है, बिहार के शिक्षा मंत्री। ठीक, मैं छोटा सा कमेंट 30 सेकंड में कुंतल जी अपनी बात रखिएगा, उसके बाद जा रहा हूं मैं, प्रकार से चीजें उसके बाद मैं अकबर अली जी की तरफ जा रहा हूं। कुंतल जी 30 सेकंड प्लीज। बाकी फैजल खान को ये बिहार सरकार का कौन सा मंत्री है जो बचा रहा था? संतोष जी, इसलिए सवाल इस बात का है कि जिस तरह से सरकार बिहार कर रही है, ही बिहार में हमने एक और बिहार के जो बिहार का मिजाज है उसके खिलाफ है था, चूंकि शिक्षा मंत्री जी को भी पता है कि 2011 में ही बिहार में बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट आ गया था। 15,000 आप जो कह रहे थे संतोष जी, मेरी जानकारी थोड़ी इतर है, बस साझा कर रहा हूं। मेरी जानकारी के हिसाब से 15,000 करोड़ रुपए की ये सो कॉल्ड इंडस्ट्री है, 15,000 करोड़ रुपए की। 6200 तो हमारे पास रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। देखिए, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देना चाहते हैं। हमारी कोशिश है, सरकार कोशिश कर रही है कि हर प्रखंड में कॉलेज खुले, हर प्रखंड में ऐसी सुविधा हो कि जो नौकरी के एस्पिरेंट्स हैं उनको उनके प्रखंडों में ही, उनके गांव में अच्छी से अच्छी शिक्षा सुविधा मिल सके। हमारी ऐसी कोशिश है, चूंकि हमें अपने शिक्षकों पे विश्वास है। हमें, आप सही कह रहे हैं, मैं शिशिर जी की बात से सहमत हूं। लाल कारपेट पे चलता हुआ एक व्यक्ति जो कि 10 बॉडीगार्ड्स को लेके जाता हो, ऐसे शिक्षक हमने न सुने न देखे। हमने भी सुना है, अपने मेरे ददिहाल में एक गुरुजी होते थे, मेरी उम्र 45 साल हो गई है। होती है तो मैं बिहार में देख लेता हूं। फिलहाल तो मैं अकबर जी, नहीं संतोष जी, मैं सवाल ये उठाया, सवाल ये उठाया खुद इस बात को कह रहा हूं कि फैजल खान को कौन बचा रहा है, कि ऐसे लोग गुरु कहलाने योग्य नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। वो मैं हमने गुरुओं को देखा है, स्कूल में ही बाहर बैठे रहते थे और पढ़ाते थे, राजनीति में हमने उन गुरुओं को देखा है। और कोई किसी को, अगर कोई माफिया है तो उसे कोई नहीं बचा सकता है संतोष जी। विपक्ष का बड़ा सीधा सा सवाल है, कोई नहीं बचा सकता कौन बचा रहा है? ये सम्राट चौधरी का बिहार है। अकबर अली जी, आवाज मिल रही मेरी? जी मिल रही है। सवाल पूछा गया है आपसे, फैजल खान को कौन बचा रहा है? देखिए, ये जो घटना हुई, अकबर अली जी की ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जरा एक बार इनकी ऑडियो को चेक कर लें मेरी टीम। मैं तब तक केके लाल जी की तरफ जा रहा हूं। केके लाल जी, ये पूरा हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, आप मेरे साथ जुड़े थे जब हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। उस दिन हमने किसी पॉलिटिकल गेस्ट को इनवाइट नहीं किया था। उस दिन कोचिंग संचालक थे और उन्होंने तमाम खुलासे किए थे। उन्होंने कहा था कि कोचिंग माफिया जैसा शब्द सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है, वो असल में है। और ये जो 2,000-2,500 का डेटा दिया जाता है, इतने कोचिंग संस्थान वहां पर रजिस्टर्ड हैं, दरअसल वो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। कोचिंग जो माफिया है वो 5 कोचिंगों के इर्द गिर्द पूरा 500 करोड़ का कारोबार चल रहा है पटना से। सिर्फ पटना का डेटा दे रहा हूं मैं। और अब सवाल यह उठ रहा है कि उस दिन जब लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि फैजल खान अब गिरफ्तार हो जाएंगे, तब गिरफ्तार हो जाएंगे, आज जो नौबत आ गई, किसको दोषी मान रहे हैं आप पीछे?
नहीं, जो सवाल उठ रहा है कि फैजल खान के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, अरेस्ट कब होगी, आप उस दिन को याद करिए कि जिस रात में यह घटना घटी उस दिन फैजल खान ने सीधे कंप्लेन किया दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ। पुलिस जो है, पुलिस को पूरा संयम बरतना चाहिए था और उस पूरे मामले को देख करके कार्रवाई की जानी चाहिए। फैजल खान ने कहा कि उनके प्रतिद्वंदियों ने गोलीबारी की, पुलिस ने उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हुए उसको अरेस्ट करके सीधे जेल भेज दिया। बाद में फुटेज आया कि भाई उनके गार्ड ने गोलीबारी की, तो फिर ये अलग मामला हो गया। और जब आ गया कि फैजल खान गिरफ्तार हो गए तो फिर वो गिरफ्तारी के डर से अपना इधर उधर छिप रहे थे। मेरा ये कहना है कि ये सारा जो है, भले ये अब माफिया कहें या न कहें, लेकिन है तो पूरा माफिया का खेल और करोड़ों रुपया का 12 न्यारा हो रहा है और हर एक आदमी उस करोड़ों रुपए में अपनी हिस्सेदारी तय करना चाहते हैं। अब जब तक इस पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा, इसके पहले भी 10 साल पहले एक्ट बना तो फिर क्या हुआ, एक्ट का नतीजा क्या निकला? आज फिर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर के आएंगे, तो ये तो कहने की बात है। और पुलिस की भूमिका कहीं ना कहीं आप देखेंगे संदेह के घेरे में है। जब आप रोशन की गिरफ्तारी तुरंत करते हैं तो फैजल खां को क्यों, माने उसके प्रति हमदर्दी या मुलायम रवैया अपनाया जाएगा? उनको इतना मौका दिया जाएगा कि कोर्ट में जाएं, अपनी गिरफ्तारी पे रोक लगाने के लिए पिटीशन दायर करें। हमें तो इस बात का आश्चर्य लग रहा था कि हर एक जगह एसआईटी की टीम गठित कर दी गई कि फैजल खां को गिरफ्तार किया जाएगा। अब बिहार पुलिस की क्षमता पे को लेकर के क्या करेंगे? यही सवाल उठाए कि एसआईटी का टीम गठित हो गया, इसके बावजूद फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो कोर्ट में सीधे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की क्षमता की ओर संदेह की दृष्टि जाती आम लोगों। अकबर अली जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जो ऑडियो प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो गई है। इसमें आज एक सवाल बड़ा सीधा सा था आपसे, फैजल खान को कौन बचा रहा है? विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है, केजरीवाल जी भी पूछ रहे हैं। देखिए, आप ये घटना को देखेंगे, ये घटना जिस दिन हुई तो खान कोचिंग की तरफ से एफआईआर कराया गया था, दूसरे पक्ष की तरफ से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस के ही सब इंस्पेक्टर के द्वारा फिर 2-3 दिन के बाद जो है ये एफआईआर दर्ज किया गया है। तो पुलिस ने निष्पक्ष होकर के काम किया है। इसमें अब ये है कि जब उनके ऊपर एफआईआर हुआ तो वो कोर्ट की तरफ गए हैं, बेल फाइल किए। ये न्यायालय का जो है जुडिशियल ट्रायल का मामला है कि किसको बेल दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने तो इसमें आगे बढ़ करके अपने तरफ से एफआईआर दर्ज किया खान कोचिंग के खिलाफ। लेकिन अब ये न्यायिक प्रक्रिया है, जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता है तो मीडिया ट्रायल में कि फैजल खान क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, तो भाई ये तो आप न्यायालय से पूछिए क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे, जिस न्यायालय ने उनको जो है स्टे दिया है। इस पे पुलिस के खिलाफ जो है बोलने की क्या आवश्यकता है जब ये न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायिक प्रक्रिया में मामला है, पुलिस पारदर्शिता के साथ इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि पुलिस ने खुद ही एफआईआर दर्ज किया जब गार्ड वीडियो आया कि गार्ड के द्वारा गोली चलाया जा रहा था। उससे पहले जो पुलिस थोड़ा सा टेक्निकल एरर ये है अकबर अली जी, शुक्रवार का दिन था, फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए फैजल खान पुलिस हिरासत में थे, वहां से अचानक से वो गायब हो गए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन तक पुलिस उन्हें ढूंढ ही नहीं पाई। देखिए, नहीं, ये मीडिया कहते हैं कि हाथ से बात, ये सच्चाई नहीं है। पुलिस ने 3 दिन के बाद वीडियो फुटेज के आधार पर सब इंस्पेक्टर ने एफआईआर किया है, किसी कोचिंग वाले ने एफआईआर नहीं कराया था, दूसरे पक्ष के लोगों ने। ठीक, समय मेरे पास थोड़ा कम है, सभी मेहमानों के पास 30-30 सेकंड होंगे। सबसे पहले अजय जी अपनी बात रखिएगा, कुंतल जी आपसे मैं बाद में लूंगा क्योंकि शिशिर कौंडिल जी और अजय यादव जी दोनों के जवाब आपको देंगे। अजय जी जल्दी से 30 सेकंड में। रजिस्टर्ड है भाई, हिमदाद देने पड़ेगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। रजिस्टर्ड होने के बावजूद अब इस तरह का कांड होता है और माफिया में परिवर्तित हो गए, तो जरूर दाद देनी होगी। और 20 सालों में कुंतल जी, ये डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, ये सब कुछ सामने के लिए आ रहा है। बार बार लालू प्रसाद यादव जी को आप लोग जो इल्जाम देते हैं, इन 20 सालों की जिम्मेवारी आप ले। शिशिर कौंडिल जी। शिशिर जी आवाज मिल रही मेरी? दरअसल मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक मामले में भी ऐसे कोचिंग। जी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या आपको? जी।
बोलिए। लीक मामले में मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा है इस बात का कि पेपर लीक मामले में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं और इन लोगों की जो माफियागिरी है उसको उस पर लगाम लगाने में हमारी जो सरकार है बिहार की वो कर्तव्यपूर्ण है। और सरकार तो बेहद कमजोर है साहब, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है। और मैंने तो सवाल किया कि आखिर फैजल खान का जो कंडक्ट रहा है पूर्व में भी और जिस प्रकार का फैजल खान का बिहेव रहा है, क्या एक बिहार के शिक्षक का ऐसा कंडक्ट हो सकता है क्या, जो वास्तविक में शिक्षक हो बिहार का? हम लोगों ने गुरुकुल की व्यवस्था भी देखी है यहां, संतोष जी। कुंतल जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है और शिशिर पाल जी दोनों के आरोपों का जवाब दीजिएगा। लगता है बड़ा हाथ है कहीं ना कहीं सरकार। संतोष जी देखिए, एजिया बहन तो अपने सवाल का जवाब भाई शिशिर कौंडिल्य से पूछ लें, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 85 के बाद सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का जो हाल किया वो इनके सामने है। और जहां तक बात रही आपके और शिशिर भाई के सवाल की, तो 4 जून को फैजल खान नाम के एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो गया था। 2 दिन तक वो भगोड़ा रहा, उसके बाद कोर्ट के डिसीजन के कारण जमानत पे है। बिहार की सरकार के लिए कोई फैजल खान या कोई दूसरा माफिया मायने नहीं रखता है। अगर गलती है तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। गवर्नर और बिहार सरकार मायने नहीं रखता है। अगर कोई गलत, इसका जवाब कौन देगा? बिहार के गवर्नर और बिहार सरकार के मंत्री। अकबर अली जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, बाकी सभी की आवाज डाउन कर दीजिए। अकबर अली जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। मैं ये कह रहा हूं कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय को इस पे फैसला करने दीजिए। और जांच जो है पुलिस निष्पक्ष होकर कर रही है। मीडिया ट्रायल करके किसी के मामले में किसी के ऊपर आरोप ये लगाना कि हिरासत से भाग गए, पुलिस बिहार की इतनी कमजोर नहीं है कोई हिरासत से भाग जाएगा। हिरासत में पुलिस ने लिया ही नहीं था, क्योंकि न्यायालय ने जो है स्टे लगा दिया गिरफ्तारी पे। तो इस तरह की बात विपक्ष कर रही है। और आज ये क्वेश्चन पेपर लीक की बात कर रहे हैं, यही राजद के राष्ट्रीय सचिव जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है क्वेश्चन पेपर लीक मामले में। वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमारे लोग भी इसमें शामिल हैं? इस तरह आपके यहां तो माफिया लैंड फॉर जॉब का घोटाला आपके ऊपर है, नौकरी के नाम पे पैसा लेने रिश्वत लेने का आरोप आपके ऊपर है, ईडी जांच कर रही है, उस पर भी बोलिए ना। ठीक, के लाल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। बता दीजिए, ये अभी जो है पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। रोशन के भाई का जी मौत हुआ है नेपाल में, उसको जोड़ करके इस मामले को अलग कलर दिया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि एक जिसके खिलाफ आरोप लगा था वो नेपाल कैसे चला गया, और नेपाल में उसकी हत्या हुई, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। नेपाल में हत्या हुई तो उस हत्या की जांच क्या हुई, उसका परिणाम क्या हुआ। अब ये हत्या को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और उसके बाद इस मामले को लेकर राजनीतिकरण किया जाएगा। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। रोशन के भाई प्रिंस की हत्या हुई तो उसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। आप कैसे सीधे जान जाएं कि कोई आदमी इसके लिए जिम्मेदार है, किस परिस्थिति में वहां हत्या हुई, उसका खुलासा हो जाना चाहिए। सवाल बहुत सारे और जवाब अभी सरकार को देना है। अब ये देखना होगा कि फिलहाल पुलिस को हर एक घटनाक्रम के बारे में तमाम आरोप लग रहे हैं फैजल खान पर और कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इस समय पीड़ित पक्ष अगर कहा जाए रोशन आनंद की ओर से, तो इन सवालों के जवाब आखिरकार कब तक मिलेंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।